चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और लगातार हम लोग करेंट अफेयर्स का सेशन कर रहे हैं। ठीक है, लगातार हम लोग करेंट अफेयर्स का सेशन कर रहे हैं और काफ़ी सहयोग आप लोगों से मिल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा कुछ अर्जेंसी आ चुका था, इसके कारण सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कर पाए थे। ठीक है, और हम आपको उस दिन बताए थे कि आगे का जो सेशन है वो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। तो चलिए आज उसी सेशन को, पिछला जो सेशन था उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है दोस्तों? देखिए, आज का पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। ठीक है, आपको बताना है कि किस देश के द्वारा, ठीक है, किस देश के द्वारा उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है। आपके पास विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और ब्राजील। तो याद रखिएगा, उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी भारत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, भारत के द्वारा जो है उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है। आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से स्थलीय सीमा है, जिस प्रकार से विभिन्न देशों के बीच स्थलीय सीमा का निर्धारण है, उसी प्रकार से जलीय सीमा की भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जलीय सीमा का भी निर्धारण किया गया है और इसको यूएन क्लॉज के नाम से हम लोग जानते हैं, यूएन क्लॉज। ठीक है, यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सी बोलते हैं। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बात किया जाता है। ठीक है, यूएन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशनल लॉज ऑफ सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ऑल्सो कॉल्ड द लॉज ऑफ सी ट्रीटी। ठीक है, विभिन्न सागर के मध्य जो संधि किया गया उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, ओपेन्ड फॉर सिग्नेचर। ठीक है, 1982 में सभी देशों के द्वारा जो है सिग्नेचर के लिए, जो लोग चाहते हैं कि इस पर समझौता हो वो कर सकते हैं। इसके अलावे इंटर्ड इनटू फोर्स, ठीक है, लागू कब से हुआ? तो 1994 ईस्वी से। याद रखिएगा, 1994 ईस्वी से लागू हुआ है, लेकिन सभी के लिए हस्ताक्षर के लिए ओपन कब हुआ? तो 1982 ईस्वी में। इसके अलावा गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस एंड मरीन रिसोर्सेस, इसका जो मेन उद्देश्य था वो विभिन्न, जो विश्व के विभिन्न जलीय संसाधन है या जलीय भाग है, उसमें जो संसाधन विद्यमान है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य था यूएन क्लॉज का। तो अलग अलग देशों के द्वारा जो है यूएन क्लॉज के द्वारा कुछ निर्धारित किया गया है कि कितना दूरी, किस प्रकार से सीमा का निर्धारण किया जाएगा, कितना दूरी तक रहेगा, क्या क्या इसमें नियम कानून लगाया गया है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यूएन क्लॉज याद रखिएगा, ये सागर से संबंधित जो विभिन्न देशों की सीमा है या उसके मध्य जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है उसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, हैज इंडिया रेक्टिफाइड यूएन क्लॉज? यस, इंडिया भी इस पर सिग्नेचर किया है और भारत की भी तटीय सीमा है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसी में हम लोग देखते हैं कि क्या बातें किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत यदि आप बात करें तो 3 तरह के क्षेत्रों की बात की जाती है। ठीक है, 3 तरह के क्षेत्रों की बात की जाती है और 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ठीक है, पहला जो तट से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ठीक है, और ये जो है किसी भी क्षेत्र की जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जो ऊंचा बच है, उससे एक लाइन खींचा जाता है जिसको बेस लाइन कहा जाता है। ठीक है, उसको बेस लाइन कहा जाता है। जो तटीय भाग है वो कटा फटा होता है, तो सभी को समग्र रूप से जोड़ते हुए एक बेस लाइन खींचा जाता है और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, समुद्र में जो दूरी है वो नॉटिकल माइल में मापा जाता है। ठीक है, समुद्रों में दूरी याद रखिएगा नॉटिकल माइल में मापा जाता है
और 1 नॉटिकल माइल बराबर जो होता है 1.86 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.86 किलोमीटर, ये याद रखना है। इसके अलावा गहराई जो है फैदम में मापा जाता है। ठीक है, समुद्रों में गहराई फैदम में मापा जाता है, दूरी नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है, तो 1.86 किलोमीटर होता है। तो 12 जो नॉटिकल माइल्स है उसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं। ये जो भी देश है उसका तटवर्ती क्षेत्र जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक, वो उसका संप्रभुता का क्षेत्र माना जाता है। बिना अनुमति का वहां पे प्रवेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई कंट्री उसके टेरिटोरियल सी में प्रवेश कर गया, इसका मतलब क्या है, खुला चुनौती उसको मिल गया। ठीक है, आक्रमण हो गया। इसके अलावे याद रखिएगा कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल्स, या तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक। नॉटिकल माइल्स का क्षेत्र को बोलते हैं कंटिजिवस जोन। ठीक है, कंटिजिवस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि इसमें संसाधनों का जो है, संसाधनों का इससे जो है निष्कासन किया जाता है। समुद्र में जो विभिन्न प्रकार के संसाधन है उसका निष्कासन तटीय क्षेत्र के जो देश हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावे में संयुक्त अभ्यास वगैरह किया जाता है। आप अनुमति से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 24 नॉटिकल माइल्स तक है जिसको कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं, इसमें जो तटवर्ती देश है वो संसाधन का उपभोग कर सकता है। जो संसाधन है, समुद्री संसाधन है, उसको निकाल सकता है। ठीक है, इसके अलावे यहाँ पे जो है ज्वाइंट एडवेंचर हो सकता है, अलग अलग देशों के साथ संयुक्त अभ्यास हो सकता है। दूसरे देश के साथ यदि समझौता है तो यहाँ पर आकर के अनुमति के साथ, ठीक है, अनुमति के साथ यहाँ पर कुछ गतिविधि को आयाम दिया जा सकता है, कुछ गतिविधि को पूरा किया जा सकता है। और इसके बाद के क्षेत्र को, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल के बाद के क्षेत्र को हाई सी कहा जाता है, जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है। ठीक है, विश्व के सभी देश इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इवन क्लॉज का वर्गीकरण किया गया है। तो आपसे करेंट में सवाल जो पूछा गया है, अभी जो हम आपको बता रहे थे, करेंट में जो सवाल पूछा गया है कि किस देश ने उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है भारत। भारत ने उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किया है या हस्ताक्षर को मंजूरी दिया है। आगे इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। भारत ने उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, भारत के द्वारा जो है उच्च सागर जैव विविधता के हस्ताक्षर पर मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र आपको बताए थे कि जहां पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगता है, ठीक है, एक्साइज टेरिटोरियल सी जो था, तो उसमें बोला जा रहा है कि इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे, मतलब उससे आगे के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना, जिसे आम तौर पर उच्च सागर कहा जाता है। हाई सी क्या है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल के बाद का जो क्षेत्र है, किसी भी तटीय क्षेत्र से, किसी भी देश के तटीय क्षेत्र से 24 नॉटिकल माइल के बाद के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो हाई सी कहते हैं। ये यूएन क्लॉज में डिफाइन किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में भारत का निर्माण समुद्री जैव विविधता की रक्षा और जिम्मेदार महासागर शासन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून, जो हम आपको बता दिए हैं, यूएन क्लॉज के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा जो है उच्च सागर जैव विविधता के हस्ताक्षर पर मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से आगे भी है, जो ओपन सी है, उसमें भी जो संसाधन है उसका उपयोग किया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्थल का भाग 29% है पूरे पृथ्वी पर और जल का भाग 71% भाग है। मानव जो है जल स्थलीय भाग पर निवास कर रहा है, स्थल पर निवास कर रहा है और 29% का सबसे ज़्यादा दोहन कर चुका है, उसके संसाधनों का लगातार दोहन कर रहा है। लेकिन जहाँ तक 71% की बात करें
तो जो जलीय भाग है उसके संसाधनों का दोहन कम हुआ है, तो जो स्थलीय भाग में सीमित संसाधन है उसको वैकल्पिक स्रोतों के रूप में सागरीय क्षेत्रों से प्राप्त करने की बात की जा रही है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में जो ओशियनोग्राफी का क्षेत्र है, समुद्र विज्ञान का क्षेत्र है, लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर लगातार रिसर्च जारी है। ठीक है, तो भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आपको इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। बाकी ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, और हम लोग करेंट अफेयर्स के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कोई भी करेंट अफेयर्स होगा उसका कहीं ना कहीं बेस जो है वो एंशिएंट में होता है। ठीक है, प्रारंभ में जो समझौता हुआ है, प्रारंभ में जो कानून बनाया गया है, उसी पर ये बेस्ड होता है और उसी पर आधारित करेंट अफेयर्स बना हुआ होता है। तो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य स्थानीय समुदायों की मदद से प्रत्येक स्थानीय स्वशासन निकाय, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज LSG के लिए पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा वह कौन सा देश है जो स्थानीय समुदायों की मदद से, लोकल समुदाय की मदद से प्रत्येक स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पंचायती राज है उसी को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, के लिए पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है केरल। केरल जो है भारत का वैसा राज्य है जो स्थानीय समुदायों की मदद से प्रत्येक स्वशासन निकाय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन निकाय, प्रत्येक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायत बोल सकते हैं, या इसके अंतर्गत दो होता है, ये क्या बोलते हैं, नगरीय शासन व्यवस्था और ग्राम पंचायत को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए जो है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है, तो उसका सही आंसर है केरल। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। देखिए, केरल ने स्थानीय समुदायों की सहायता से अपने स्थानीय स्वशासन निकायों में जैव विविधता रजिस्टर, ठीक है, जन जैव विविधता रजिस्टर, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने की उपलब्धि हासिल की है। ये रजिस्टर पारंपरिक ज्ञान और वर्तमान उपयोग पैटर्न के साथ साथ जंगली, जलीय, शहरी और कृषि जैव विविधता सहित विभिन्न जैव विविधता पहलुओं पर जानकारी दर्ज करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन में जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो जो परंपरागत ज्ञान है, किसी भी क्षेत्र में जो परंपरागत ज्ञान है, परंपरागत तरीके से जो विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी है, वहाँ का जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, वहाँ की जो पद्धति है उसके द्वारा, ठीक है, लोकल जो है, लोकल परंपरागत ज्ञान के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जंगली, जलीय जीव और कृषि जैव विविधता सहित विभिन्न जैव पहलुओं को शामिल किया है कि किस प्रकार से परंपरागत ज्ञान के द्वारा वहाँ पर जो विद्यमान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जा सके, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो इसकी बात इसके अंतर्गत किया गया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के भीतर जैव विविधता का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये है कि उस राज्य के अंतर्गत जो भी जैव विविधता है, जो भी विभिन्न प्रकार के प्रजातियां जो किसी क्षेत्र में निवास करते हैं, उसी को जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो अलग अलग प्रजाति है उसी को जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता जो है वो हमारे जीवन का आधार माना जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार, मानव को विभिन्न प्रकार का भोजन
की प्राप्ति जैव विविधता के कारण ही होता है। इसके अलावा कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्रजाति, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है, पाए जाते हैं और उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण इसलिए आवश्यक है, किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, या किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थायी बनाने के लिए वहाँ के जैव विविधता को अस्थायित्व प्रदान करना अति आवश्यक है। इसीलिए जो है पूरे फूड वेब में और पूरे फूड चेन को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है, ताकि मानव का भी अस्तित्व बना रह सके। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर जैव विविधता का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन करना है। आगे हम लोग देखें, अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस भारतीय राज्य में मानवी मधु कश्यप और 2 अन्य ट्रांसजेंडर, ठीक है, किस भारतीय राज्य में मानवी मधु कश्यप और 2 अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर के रूप में इतिहास रचा है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो वर्तमान समय में 3 ट्रांसजेंडर, ठीक है, पहला जो है मधु कश्यप और 2 अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर के रूप में पद को ग्रहण किया है और एक इतिहास रच दिया है। तो याद रखिएगा, ऐसा कारनामा सबसे पहले बिहार में हुआ है। ठीक है, बिहार में 3 ट्रांसजेंडर जो है सब इंस्पेक्टर के पद पर आसीन हुए हैं। अभी अभी जो सब इंस्पेक्टर का बहाली हुआ था उसका जो रिजल्ट निकला है बिहार में, उसके तहत जो है 3 ट्रांसजेंडर जो हैं वो ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर के पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है बिहार। आगे हम लोग देखते हैं इसको, थोड़ा सा देखिए, मानवी मधु कश्यप और अन्य 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने बिहार पुलिस में पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनकर इतिहास रच दिया। पटना में कोचिंग सेंटरों से अस्वीकृति और भेदभाव का सामना करने के बावजूद कश्यप के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने इन्हें बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग BPSSC की परीक्षा पास करने में मदद की। यह उपलब्धि ट्रांसजेंडर अधिकारों और कानून प्रवर्तन में प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो समान अवसर दिए जाने पर समाज में सार्थक योगदान देने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, ये जो पहल है, ये जो समाज में असमानता है, ट्रांसजेंडर को हीन भावना से देखा जाता है, उनको किसी भी काम में मौका नहीं दिया जाता है, उसी को दर्शाता है कि सभी को अवसर का लाभ मिलना चाहिए। और ये बताता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अवसर का लाभ दिया जा सके तो उस लाभ से वो अपने आप को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार सरकार, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा या बिहार में जो है 3 जो है ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बहाल हुई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, किस देश ने चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित इलेक्ट्रिक बाइक का परीक्षण संचालन शुरू किया। ठीक है, आपको बताना है कि किस देश ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित इलेक्ट्रिक बाइक का परिसंचालन शुरू किया है। ऑप्शन है आपके पास विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात, USA, जापान और जर्मनी। तो आपको बताना है कि किस देश ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित इलेक्ट्रिक बाइक का परीक्षण संचालन शुरू किया है। इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, याद रखिएगा। चलिए, UAE ने दुबई के सड़क पर परिवहन प्राधिकरण द्वारा विकसित दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण संचालन शुरू कर दिया है। ठीक है, अब्रा ये नाम है। ठीक है, ये जो मोटर बाइक है इसका नाम है अब्रा, याद रखिएगा। यह 20 यात्रियों को ले जा सकता है और इसमें 11 मीटर लंबी मोनोकोक संरचना जो 10 किलोवाट मोटरों द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक प्रणोदन और लिथियम बैटरी है, जो पारंपरिक डिजाइनों के साथ नई तकनीकों को एकीकृत करने में UAE की
यूएई की प्रगति को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा यूएई के द्वारा जो है सबसे पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अम्ब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया। आपके पास विकल्प है मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है। इसका सही आंसर है मॉरिशस। ठीक है, सही आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है। ठीक है, मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है। आगे इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ किया है। तो याद रखिएगा मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के द्वारा किया गया है। यह पहल भारत की सस्ती, भारत में निर्मित दवाइयाँ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है और भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत स्वास्थ्य सेवा संबंधों का प्रतीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो जन औषधि केंद्र खोला गया है मॉरिशस में, यह बताता है कि भारत जो है विभिन्न देशों में, ठीक है, विदेशों में या विभिन्न देशों को किस प्रकार से सस्ती दवाओं के पहुंच को प्रतिबद्ध करता है। ठीक है, सस्ती दवाओं को पहुंचा सकता है। आप लोग देखें कि कोरोना काल में भी भारत के द्वारा कई देशों को टीका का मदद किया गया। ठीक है, मुफ्त में भी टीका दिया गया है। तो ये जो पहल है वह भारत के द्वारा विभिन्न देशों में, ठीक है, विभिन्न देशों में सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा भारत और मॉरिशस के बीच, ठीक है, भारत और मॉरिशस के बीच जो स्वास्थ्य सेवा संबंध है उसको भी रेखांकित करता है। तो याद रखिएगा वर्तमान समय में मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू कर रहा है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू कर रहा है। आपके पास विकल्प है यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड और रूस। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा देश 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू कर रहा है। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस के द्वारा जो है, बेलारूस के द्वारा 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू किया जा रहा है। ठीक है, 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू किसके द्वारा किया जा रहा है। तो बेलारूस के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। बेलारूस ने एक वीजा मुक्त नीति शुरू करेगा जिसके तहत यूरोपीय संघ के सदस्यों और ब्रिटेन सहित 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों को बिना वीजा के 30 दिनों तक रहने की अनुमति होगी। आप जानते हैं कि आप यदि विदेश जाते हैं, किसी देश में जाना है तो वहाँ का वीज़ा जो है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा पासपोर्ट भी आपको होना चाहिए। लेकिन ये जो बेलारूस है वो 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों के लिए बिना वीजा का 30 दिनों तक रहने की अनुमति प्रदान कर रहा है। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा समर्थित इस पहल के तहत सड़क और रेल चौकियों के माध्यम से प्रवेश और ठहरने की अनुमति दी जाएगी, जिससे यूरोप के साथ बेलारूस की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे क्या होगा कि यूरोप के अन्य देशों के साथ जो बेलारूस की कनेक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें वृद्धि होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे चुना गया है।
ठीक है। तो आपको बताना है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किन्हें चुना गया है। आपके पास विकल्प है रॉबर्टा मेत्सोला, चार्ल्स मिशेल, पास इखॉट और उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो आपको बताना है कि जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे चुना गया है। रॉबर्टा मेत्सोला, चार्ल्स मिशेल, वास इखॉट और उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो इसका सही आंसर डी होगा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्य के लिए पुनः चयन जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन को किया गया है। ठीक है। आगे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, उर्सुला वॉन डेर लेयन को 18 जुलाई को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, जिसमें यूरोपीय संसद के सांसदों से बहुमत प्राप्त हुआ। यह पुनर्निर्वाचन यूरोपीय संघ के लिए नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह यूक्रेन में युद्ध, जलवायु परिवर्तन और प्रवासन मुद्दों सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये याद रखिएगा। इसके अलावा वॉन डेर लेयन की जीत को यूरोप समर्थक और लोकतंत्र समर्थक ताकतों की जीत के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो दूसरी बार कार्यकाल के रूप में इनको चुना गया है वॉन डेर लेयन को, तो इनकी जो जीत हुई है वो यूरोप समर्थक और लोकतंत्र समर्थक ताकत की जीत माना जा रहा है। ठीक है। लोकतंत्र का जीत माना जा रहा है। इनका जो दूसरा चयन हुआ है उसमें लोकतंत्र की जीत माना गया है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है। आपके पास विकल्प हैं राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और असम। तो बताइए किस भारतीय राज्य ने हाल ही में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है। सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड के द्वारा हाल ही में, ठीक है, संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। आगे हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तृत में देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड ने देहरादून के नेचर एजुकेशन सेंटर में, देखिए सेंटर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नेचर एजुकेशन सेंटर में पहली पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो नेचर एजुकेशन में उत्तराखंड के देहरादून में पहली पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया गया है। गैलरी में राज्य में पाई जाने वाली 710 से अधिक प्रजाति, ठीक है, देखिए उत्तराखंड में 710 से अधिक, ठीक है, यानी 700 से अधिक बोल सकते हैं, 710 से अधिक पक्षी प्रजातियों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें हैं जो भारत में पाई जाने वाली 50% से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में 710 से अधिक पक्षी प्रजातियों की उच्च रेजोल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, जिससे रेजोल्यूशन का मतलब होता है बेहतर तस्वीर, ठीक है, कटा फटा तस्वीर नहीं, बेहतरीन तस्वीर जो है उसकी गैलरी खोली गई। और यह जो है भारत में 50% से अधिक जो जैव विविधता है, पक्षी की विभिन्न प्रजातियां हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इस पहल का उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना है। आप देख रहे हैं कि फूड चेन और फूड वेब के लिए जो जैव विविधता है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में आया था कि गोरैया पक्षी जो है लुप्त के कगार पर हो रही है। इसके अलावा कौवा जो है, ठीक है, कौवा भी लुप्तता के कगार पर है। गिद्ध तो काफ़ी समय से देखा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेड डेटा लिस्ट निकलता है, ठीक है, रेड डेटा लिस्ट निकाला जाता है वैश्विक स्तर पे ICUN के द्वारा रेड डेटा लिस्ट निकलता है। उसमें जो है संरक्षण जिनका करना है, जिन प्रजातियों का करना है, कौन सा जो है समाप्त होने के कगार पे है, उन सभी का डेटा निकाला जाता है, ठीक है। तो पक्षियों का संरक्षण अति आवश्यक है। इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पहला पक्षी गैलरी खोला गया है
और राज्य की समृद्ध पक्षी जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मोनल, जिसे 2000 में उत्तराखंड के राज्य बनने पर राज्य पक्षी घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी किसे घोषित किया गया था। तो याद रखिए 2000 में उत्तराखंड बना था, ठीक है, 2000 में उत्तराखंड बना था। 3 राज्य 2000 में बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। तो 2000 में उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल को घोषित किया गया था, ठीक है। मोनाल को उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो याद रखिएगा, नेचर एजुकेशन में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहली पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पक्षियों का संरक्षण है और जैव विविधता को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल क्या पूछा गया है, इसको देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में किस राज्य की कैबिनेट ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी है? याद रखिएगा, वर्तमान समय में अलग अलग सरकार जो है अपने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए, अपने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था कर रही है, ठीक है। फ्री बिजली की व्यवस्था का प्रावधान कर रही है। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आपको बताना है कि किस राज्य की कैबिनेट ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी है। ऑप्शन है आपके पास, विकल्प है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी है, ठीक है। आइए इसके अलावे झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा भी 200 यूनिट प्रति हाउस होल्ड, ठीक है, 200 यूनिट प्रति हाउस होल्ड फ्री बिजली की बात की गई है। चलिए आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को तर्कसंगत बनाने, सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने को मंजूरी दे दी है, ठीक है। अब जो है एक परिवार के लिए 1 मीटर होगा। इसके अलावा बिजली कनेक्शन को भी राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी अधिक समान रूप से प्रदान की जाए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है, जो छूट दिया जाता है, जो सब्सिडी दिया जाता है, उसको समान रूप से लागू करना है, सभी हाउस होल्ड को इसका लाभ मिल सके। विशेष रूप से कई उच्च श्रेणी के अधिकारियों और करदाताओं के लिए सब्सिडी समाप्त करके, है ना। तो इसमें यह बात किया गया कि जो लोग विशिष्ट हैं, ठीक है, या हाई प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं जिनको सब्सिडी का ज़रूरत नहीं है फिर भी सब्सिडी ले रहे हैं, तो वैसे लोगों के सब्सिडी को रोकना है। और वैसे लोग जिनको ज़रूरत है, सही में जिनको सब्सिडी की ज़रूरत है, उस क्षेत्र को बढ़ाना है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। या जिनको ज़रूरत नहीं है उनको कट किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सुधार भी इसमें शामिल है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी है। शिमला के बारे में आप लोग जानते हैं कि पहले भी शिमला है वो भारत की ग्रीष्मकाल राजधानी रहा करती थी। जैसे जब पूरा बिहार एक साथ था, बिहार और झारखंड एक साथ था, तो रांची जो है वो ग्रीष्मकाल राजधानी हुआ करता था। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। जम्मू कश्मीर के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि वहाँ की भी श्रीनगर और जम्मू ये 2 राजधानी है। तो उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला ग्रीष्मकालीन है और धर्मशाला शीतकालीन है। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला हैं। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो आपको बताना है
कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। ठीक है, आपके पास विकल्प है मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और कर्नाटक। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। आगे इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया, जिसका उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण के साथ सहायता प्रदान करना है। इस सम्मान की घोषणा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने की, जिसमें मध्य प्रदेश द्वारा योजना के प्रभावी प्रबंधन और कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला गया। कोविड-19 महामारी के दौरान जून 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी, तो कोविड-19 के दौरान। ठीक है, महामारी जो हो रहा था, कोविड महामारी था, उसके दौरान जून 2020 में यह योजना शुरू की गई थी। और ये जो पीएम स्वनिधि योजना है वो स्ट्रीट वेंडरों को, ठीक है, स्ट्रीट वेंडरों को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करके आर्थिक प्रभाव से उबरने में मदद करता है। ठीक है, इसमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उनके लिए क्या है कि माइक्रो क्रेडिट कार्ड प्रदान करके आर्थिक प्रभाव से उबरने में मदद करती है ये, और जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ती है और छोटे व्यवसायों को समर्थन मिलता है। ठीक है, इससे छोटे व्यवसायों को क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो मध्य प्रदेश है उसको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत जो है जून 2020 में की गई थी। और यह किससे संबंधित है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस वर्ग से संबंधित है, तो यह स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में नए करंट अफेयर्स के साथ। और आप लोगों से गुजारिश होगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके, नए से नए सेशन का लाभ आपको मिल सके, आपके मित्रों को मिल सके। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। चलिए।